हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एजुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती को। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जबकि इस वेद में सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। सबसे अधिक वर्णन जो हुआ है वो सिंधु नदी का हुआ है। गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के शासकों ने किया था। किस वंश के शासकों ने किया था? हकमनी वंश के शासकों ने किया था। हालांकि यह आक्रमण असफल रहा था। भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया था। कहीं कहीं आप दारबाहु प्रथम भी देखेंगे, डेरियस प्रथम या दारबाहु प्रथम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक से। आइए इसके पॉइंट्स को देखते हैं। कालसी नामक स्थान उत्तराखंड में स्थित है। कालसी कहाँ है? उत्तराखंड में है। इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित हैं। इस शिलालेख का संबंध अशोक के आंतरिक प्रशासन से है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फिरदौसी। आइए इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। शाहनामा फारसी भाषा का एक ग्रंथ है जिसके लेखक फिरदौसी थे। यह महमूद गजनी के दरबार में रहता था। शाहनामा फिरदौसी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? तो ऑप्शन बी, बलबन। इसके पॉइंट्स को देखते हैं। दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध बलबन से था। यह सैन्य विभाग से संबंधित था, जिसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती तथा निरीक्षण करना था। इसका संबंध किस विभाग से था? तो सैन्य विभाग से था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का आदेश जहांगीर ने दिया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। याद रखेंगे, पहला जो अंग्रेज जो आया था जहांगीर के समय में वो कौन था? विलियम हॉकिंस था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। इनका उद्देश्य ऐसी साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखते थे। तो ये भी पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1897 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जी ऑस्टिन ने। इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया था, जबकि केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा, यह अधिनियम कब आया था? 1991।
इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, जबकि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, और संविधान संशोधन का आर्टिकल कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो संशोधन जो है वो 368 है। 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह अधिनियम आया था 1955 में। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम को संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 तरीके हैं, जो इस प्रकार हैं: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि अर्जन से। इन 5 तरीकों से हम भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, अनुच्छेद 17। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का उन्मूलन किया गया था। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, और ये जो आता है ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। भाग 3 जो मूल अधिकार है वो 12 से 35 तक है। जो आर्टिकल 12 से 35 तक है वो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने पद ग्रहण के दिन से। जिस दिन से वो अपना पद ग्रहण करता है उस दिन से वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। आइए इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। अनुच्छेद 56 के फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति है। जो वर्तमान में जो रामनाथ कोविंद है वह भारत के 14वें राष्ट्रपति है और जो पीएम जो है वह 15वें प्रधानमंत्री हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री निम्न परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं, वो राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के होते हैं, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो ऑप्शन में कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेता है। कहने का मतलब जो स्पीकर होते हैं उनका शपथ ग्रहण नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत। विद्युत जो है तृतीय क्षेत्र का भाग है। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। विद्युत तथा परिवहन तृतीय क्षेत्र के भाग हैं, जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र का तथा उद्योग द्वितीय क्षेत्र का भाग है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, होटल आदि आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयोगिता। उपयोगिता का अभिप्राय है किसी वस्तु एवं सेवा की किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से, अतः मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्ट करने की शक्ति का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिंहन समिति। आइए इसके पॉइंट्स को देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिंहन समिति की सिफारिश पर 1975 में की गई थी। इसको याद रखेंगे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972 में। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम
निम्न है। तो कौन से अधिनियम है जो पर्यावरण से संबंधित है? तो यह है वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो जाएगा ऑप्शन सी, पोलो। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। राधा मोहन कप का संबंध पोलो खेल से है। इस खेल से जुड़े हुए कुछ प्रमुख कप निम्न है। तो एजार कप है, इसका भी संबंध ये राधा मोहन कप से है। क्लासिक कप, राधा मोहन कप, ये सभी कप जो है ये पोलो खेल से संबंधित है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो ये हो जाएगा बी, उत्तराखंड। खासा जनजाति का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। उत्तराखंड में पाए जाने वाले प्रमुख जनजातियाँ निम्न हैं: जौनसारी, बुक्सा, थारू। ये सारे जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं, और खासा जनजाति भी उत्तराखंड में पाया जाता है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काकड़ा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप्ती नदी पर। काकड़ा पार परियोजना एक जल विद्युत परियोजना है जो ताप्ती नदी पर स्थित है, और ये सूरत में पड़ता है, इसका सूरत, गुजरात। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डफला एवं अबोर की पहाड़ी निम्न से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। डफला एवं अबोर की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डफला, अबोर, मिरी तथा मिसमी आदि पहाड़ों का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है, जबकि मिकिर पहाड़ी का संबंध असम राज्य से है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है? तो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। विश्व के प्रमुख घास मैदान इस प्रकार है, एक तरफ देश है और एक तरफ घास के मैदान है। तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, ब्राज़ील में कैंपोस है, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी है, और दक्षिण अमेरिका में वेल्स है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जापान का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, नागोया। इससे कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जापान का डेट्राइट नागोया शहर को कहा जाता है। यह क्षेत्र जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को कहा जाता है, और जापान का डेट्राइट नागोया को कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांस हिमालय। हुजा घाटी ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय की प्रमुख घाटियाँ निम्न है। वो कौन कौन सी है? नुब्रा, सिगार और हुजा। ये सभी ट्रांस हिमालय की प्रमुख घाटियाँ हैं। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाउल तथा जादरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, क्योंकि यह लगभग हर एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। बाउल तथा जादरा लोक नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से है, जबकि यक्षगान, करगा नृत्य का संबंध कर्नाटक से है। कर्नाटक से कौन से कर्नाटक राज्य से संबंधित नृत्य कौन से हैं? यक्षगान और करगा। और बाउल और जात्रा किससे है? पश्चिम बंगाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेल का नियम संबंधित है। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन से। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक तल में होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक वर्गीय प्रकाश आपतन कोण की जया अर्थात साइन तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यूसेक का हो जाएगा प्रवाह की दर, जो जल की प्रवाह की दर होता है उसको क्यूसेक में मापा जाता है। और उसके बाद बाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्यूटर। रिक्टर का हो जाएगा भूकंप की तीव्रता, और बार जो हो जाएगा वो दाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोका कोला जैसी शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कैफीन। जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कोका कोला, उसमें कैफीन पाया जाता है। इसके अलावा कॉफ़ी में भी, जो कॉफ़ी होता है उसमें भी कैफीन पाया जाता है। आइए इससे कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। शीतल पेयों कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कोला में कैफीन नामक एल्कोलाइड्स की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों में उपस्थित होता है। और ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन पाया जाता है, कॉफ़ी में भी कैफीन पाया जाता है। और जो टी होता है टी में पाया जाता है थीन जो होता है वो चाय में पाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से अवयव होते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें द्रव्य के गुण विद्यमान रहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश तथा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन डाल्टन ने दिया था। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने किया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिटवा जो लोहा होता है वह लोहे का शुद्धतम रूप होता है। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। पिटवा लोहा जो होता है लोहे का शुद्धतम रूप होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.12 से 0.25% के बीच होता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, परसेंटेज पूछा जाता है कि उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो 0.12 से लेकर 0.25% के बीच होती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिली साल्टपीटर का रासायनिक रूप क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी NaNO3, सोडियम नाइट्रेट इसको बोलते हैं। इससे कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट को नाइटर या सोडा एवं पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल ऐश कहते हैं। पर्ल ऐश जो है वो पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो नाइटर या सोडा को कहा जाता है। और चिली साल्टपीटर जो है वो सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। तो आइए इससे कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस की संज्ञा दी गई है। पावर हाउस ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। और जो लाइसोसोम है इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये लोग भी इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 33 हड्डियां होती है। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। मेरुदंड में 33 हड्डियां होती है। ग्रीवा, करारुआ 7, वक्ष प्रदेश 12,
कमर 5, कटी प्रदेश 5, कोक्सीजियल 4 और टोटल मिलाकर 33 हड्डियाँ होती है मेरुदंड में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे को निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी वर्तिकाग्र। केसर सैफरन जो है वो क्रोकस नाम पौधे के फूल के वर्तिकाग्र से मसाला निर्मित किया जाता है। तो वो पौधा अगर पूछेगा कि किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो क्रोकस नामक पौधे के वर्तिकाग्र से मसाला निर्मित किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फुफ्फुस धूलिमयता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयला खनन उद्योग। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। फुफ्फुस धूलिमयता रोग कोयला खनन या एस्बेस्टस उद्योग में काम करने के कारण होते हैं, कोयला खनन या फिर एस्बेस्टस उद्योग। इसका प्रमुख कारण धूलकण है। इसके प्रमुख लक्षण हैं सांस लेने में परेशानी, खांसी और सिर में दर्द। यह फेफड़ों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। जो कोयले के खान में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं, मजदूर होते हैं, या फिर एस्बेस्टस उद्योग में जो भी लोग लेबर लोग लगे होते हैं या स्टाफ लोग लगे होते हैं, उनको फेफड़ों की परेशानी हो जाती है, उनको सांस लेने में परेशानी हो जाती है, उनको खांसी की समस्या उत्पन्न हो जाती है और सिर में दर्द जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो शारदा अधिनियम जो है ये बाल विवाह संबंधित है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इससे कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। 1930 में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा अधिनियम लागू किया गया था। यह कब लागू किया गया था? तो 1930 में। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई थी। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1906। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इसमें भी तो वही बात कही गई है, स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो अगर आप लोग इसका सेट नंबर 1 अगर आप लोग देखे होंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें इसका आंसर दिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 में शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा, और इसमें जो पहला जो सत्याग्रही था वो विनोबा भावे थे और सेकंड जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? ये ऑप्शन बी हो जाएगा, यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है। और ये जो सामवेद है इसमें संगीत का उल्लेख है। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना गया है और अथर्ववेद में जादू टोना मंत्र ये सब चीज़ का उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में किया गया है, और ये सबसे बाद का वेद है, बाद का, और ये सबसे शुरुआत का वेद है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सोमदेव। सोमदेव कथा सरित सागर के रचयिता थे। इस रचना से मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, महाकवि सोमदेव। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कालीबंगा। कालीबंगा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था। चनुधरो सिंधु एवं बनमाली सरस्वती नदी के किनारे स्थित थे। जो चनुधरो जो थे किस नदी के किनारे थे? ये सिंधु नदी हो जाएगा, और बनमाली जो है
ये सरस्वती नदी, ठीक है। और ये कालीबंगा जो है ये राजस्थान में पड़ता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदाइन किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हर्यक वंश। इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। उदाइन हर्यक वंश का शासक था। उसने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। यह एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उदाइन के द्वारा की गई थी और उस पाटलिपुत्र नगर को उसने राजधानी बनाया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमरवेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी परजीवी। परजीवी का उदाहरण है अमरवेल। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। अमरवेल एक परजीवी पादप है। अमरवेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। अमरवेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाते हैं, ठीक है। जिस पर ये आरोहित होते हैं, डिपेंड होते हैं, वह परपोषी कहलाते हैं। अमरवेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पादपों में जल का परिवहन होता है, तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है और भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फूड का फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में संवहन ऊतक होता है, उसे जाइलम या दारू कहते हैं। इसका एक और नाम है, क्या इसका नाम है? दारू। जाइलम को दारू भी कहा जाता है। जाइलम नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेढक निम्नलिखित में किसके द्वारा शोषण करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी, माने फेफड़ा और त्वचा दोनों के द्वारा जो है मेढक क्या करता है? श्वसन करता है। मेढक में श्वसन की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वो अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मीय में होती है, ठीक है। ये फेफड़ा और त्वचा दोनों से शोषण करता है मेढक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में ऑप्शन ए ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है और ये भी याद रखेंगे कि पालक में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का जो अंतिम प्रश्न है 50वां प्रश्न, इनमें से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? कूटपाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीबा। अमीबा में कूटपाद पाए जाते हैं। अमीबा में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं, ठीक है।